हेलो एवरीवन, मैं साहिल तिवारी आप सभी के साथ मुखातिब हो चुका हूं डिफेंस के बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डिफेंस अड्डा 247 पर। भाई आज मैं आप सभी के लिए डिफेंस न्यूज में लेकर आया हूं कुछ ऐसे प्रश्नों के जवाब, एक ऐसे प्रश्न का जवाब जो आप लोग बहुत ज्यादा जानना चाह रहे थे। तो उस प्रश्न की तरफ चलने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा भाई जल्दी से एक बार डिफेंस अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारी की सारी जानकारी सही समय पर मिलती रहे। बाकी हम चलते हैं कि आज कौन सा ऐसा प्रश्न है जो हम डिफेंस न्यूज के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आज का जो आपका प्रश्न है वो ये है, एफकेट से रिलेटेड है, मतलब एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट जो आपका एफकेट का एग्जाम होता है उससे रिलेटेड प्रश्न है जो बहुत सारे से लोग जानना चाह रहे थे, बहुत सारे से लोग पूछना चाह रहे थे। और वो प्रश्न ये है कि आपका जो एफकेट का एग्जाम होता है उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एफकेट के एग्जाम को लेकर एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो सबसे पहली चीज आप समझिएगा कि एलिजिबिलिटी के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं वो दो तरह से डिसाइड होता है। एक सबसे पहले होता है कि भाई कौन से ऐसे लोग हैं, किस उम्र के ऐसे लोग हैं जो एफकेट के एग्जाम को दे सकते हैं। एज से डिसाइड होता है, मतलब एफकेट के एग्जाम में एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या रह सकती है जब मैं एग्जाम देने जा रहा हूं। तो अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट जो डिसाइड होती है वो डिसाइड होती है आपकी उसके ऊपर कि आप किस ब्रांच के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं। एफकेट के एग्जाम में आपको 3 ब्रांच के अंदर एंट्री मिलती है डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो। एक फ्लाइंग ब्रांच के अंदर होती है, देन ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच होती है, और ग्राउंड ड्यूटी जो ब्रांच होती है वो आपकी 2 तरह से एंट्री देती है, एक टेक्निकल एंट्री देती है और एक नॉन टेक्निकल एंट्री को देती है। तो अगर हम बात करें एज लिमिट में सबसे पहले फ्लाइंग ब्रांच की, तो फ्लाइंग ब्रांच के अंदर जो आपकी एज लिमिट रहती है वो रहती है 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2002 तक। मतलब 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच के जो लोग हैं वो इस बार एफकेट सेकंड के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। मतलब आपकी अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम 23 साल के लोग, मैक्सिमम 23 साल के लोग आपके फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी पर आकर अगर हम बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी में पहले टेक्निकल ब्रांच की बात करूं तो यहां 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2002 तक के लोग, यानी कि मैक्सिमम बात करें तो 25 साल, मैक्सिमम 25 साल 25 ईयर्स आपकी एज जो रहती है वो वैलिड रहती है किसके लिए, एफकेट के कैंडिडेट के लिए, कि एज जो आपकी होनी चाहिए 25 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम आपकी होनी चाहिए अप्रॉक्स 19-20 के आसपास की एज आपकी होनी चाहिए, 20 ईयर्स की एज देखने को मिलती है। देन अगर हम बात करें यहां पर नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए, तो नॉन टेक्निकल ब्रांच में भी आपकी जो एज रहती है वो बिल्कुल सिमिलर रहती है, 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2002 तक। यहां भी आपकी 25 मैक्सिमम है। तो मतलब अगर मैं बात करूं ग्राउंड ड्यूटी में, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, उन दोनों में आपकी जो एज रह रही है वो कितनी रह रही है, मैक्सिमम 25 ईयर्स की रह रही है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए तो मैक्सिमम जो एज रह रही है वो कितनी रह रही है, वो 23 ईयर्स की रह रही है। तो ये डिफरेंस होता है यहां पर ब्रांच के अकॉर्डिंग। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा रहे हैं तो 23 आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, लेकिन अगर आप जा रहे हैं नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी के लिए या फिर टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी के लिए तो आपकी एज जो होनी चाहिए वो 25 मैक्सिमम हो सकती है। इसके अलावा जो आपका एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है वो होती है आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अब क्वालिफिकेशन की बात आती है तो जैसे आपने देखा कि ब्रांचेस के अकॉर्डिंग क्या था, एज क्राइटेरिया अलग थे भाई, जैसे जैसे ब्रांच थी वैसे वैसे आपके क्या थे, फ्लाइंग ब्रांच के लिए अलग, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए अलग, ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल ब्रांच के लिए अलग। तो सिमिलरली आपका क्या होता है, सिमिलरली आपकी क्वालिफिकेशन भी डिसाइड होती है सारी की सारी ब्रांचेस के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो 50% मैथ्स और फिजिक्स में होनी चाहिए 12th में। इंटरमीडिएट के एग्जाम में 50% मार्क्स होने चाहिए मैथ्स और फिजिक्स में, और ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। 60% अंक आपके ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की परीक्षा में होने चाहिए, और 50% अंक आपके इंटरमीडिएट की परीक्षा में होने चाहिए मैथ्स और फिजिक्स के अंदर, तब आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ एज का क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया है, तो एज भी आपको देखनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ग्राउंड ड्यूटी पर, ये था फ्लाइंग ब्रांच के लिए। अब आता है ग्राउंड ड्यूटी पर। ग्राउंड ड्यूटी के लिए अगर कुछ लोग जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे, वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जाएंगे। तो पहले नॉन टेक्निकल की अगर हम बात करें, नॉन टेक ब्रांच की अगर हम बात करें तो कोई स्पेसिफिक स्कोर नहीं चाहिए उनको 12th में। 12th में आपने क्या किया क्या नहीं किया इससे कोई मतलब नहीं है, इंटरमीडिएट में आपके कितनी परसेंट थी कितनी नहीं थी इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन के अंदर आपके 60% मार्क्स होने ही होने चाहिए। 60% अंक आपकी ग्रेजुएशन में अनिवार्य हैं, 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। और अगर टेक्निकल के लिए हम बात कर दें तो टेक्निकल के अंदर आपका क्या आता है, 50% मार्क्स आ जाते हैं किसमें, मैथ्स और फिजिक्स में। मैथ्स और फिजिक्स के अंदर आपके 50% अंक, और साथ ही साथ 60% अंक अनिवार्य हैं किसमें, बीई और बीटेक जो आप ग्रेजुएशन में करेंगे। यहां जब आप टेक्निकल के लिए जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आपने टेक्निकल कोर्स कर रखा हो, यानी कि या तो आपके पास बीई हो या बीटेक की डिग्री हो।
क्योंकि टेक्निकल में यही आती है, जब आप हायर ऑफिसर के लिए जा रहे हो तो आपके पास हायर डिग्री होनी चाहिए टेक्नीशियन की, और वो बीई और बीटेक डिफाइन करता है। तो या तो बीई और बीटेक में से आपने कुछ भी किया हो, लेकिन 60% मार्क्स आपके होने ही होने चाहिए। साथ ही साथ 12th में भी आपने न्यूटन से पाला पड़ गया हो आपका। भाई अगर टेक्निकल के लिए जा रहे हो तो न्यूटन भाई साहब से तो हाथ नहीं छुड़ा सकते, तो 12th के अंदर भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए मैथ्स और फिजिक्स पे। ये आपकी क्या होती है, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है। तो एलिजिबिलिटी को लेकर जो सवाल उठते हैं, मुझे लगता है मैंने उनके आंसर देने की आपको बिल्कुल कोशिश की है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा डिफेंस अड्डा के। साथ ही साथ अगर आप और किसी प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं और किसी क्वेश्चंस को जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं और भी किसी चीज के बारे में, किसी एग्जाम के बारे में, किसी भी चीज के रिगार्डिंग आप अगर डिफेंस के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन उस आपके क्वेश्चन के आंसर के तहत हम लोग बना पाए, आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए हम नेक्स्ट सेशन को ला पाए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी प्रश्न जानना है उसको जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।